नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। यहां पर गंगोली हाट के जाखनी उप्रेती गांव में गुलदार ने बच्ची पर हमला किया है। मासूम बच्ची पर गुलदार ने हमला किया है और घर के पास से ही गुलदार बच्ची को उठाकर ले गया। हालांकि घर वालों के हल्ला मचाने के बाद गुलदार ने बच्ची को छोड़ दिया और उसके बाद बच्ची का फिलहाल इलाज अस्पताल में चल रहा है। पहाड़ों पर गुलदारों का आतंक इस कदर हो गया है कि शाम होते ही घरों से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है और खास तौर पर बच्चे और बुजुर्गों को गुलदार निशाना बनाता है। पहाड़ से लेकर मैदान तक अवैध मजारों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और अवैध मजारों को ध्वस्त किया जा रहा है। आज भी देहरादून के सुद्दोवाला और बंशीवाला क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। यहां कई अवैध मजारों को चिन्हित किया गया है। एक के बाद एक कई मजारों को तोड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया और पूरी तरह से ध्वस्त करने के बाद उनका मलबा भी हटाया गया। इससे पहले लगातार पिछले दिनों से अवैध मजारों को तोड़ा जा रहा है और अब तक 300 से ज्यादा मजारों को तोड़ा जा चुका है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई करीब 300 मजारों को ढाया जा चुका है, लेकिन इन मजारों का कोई वारिस सामने नहीं आया। तो आखिर ये मजारें बनाई किसने? अब सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर मजारों का निर्माण कहीं कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है। लिहाजा अब इसकी पड़ताल भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में सड़क से लेकर जंगल और शहर से लेकर गांव तक अवैध मजारों का जाल फैला हुआ है। सीएम धामी के निर्देश पर जांच शुरू हुई तो 1000 से ज्यादा ऐसी अवैध मजार पाई गई। अब इन पर बुलडोजर चल रहा है। अब हैरानी की बात यह है कि मजारों के नीचे कोई अवशेष नहीं मिल रहा है और ऊपर से कोई भी इन पर दावे के लिए आगे नहीं आ रहा। लिहाजा साजिश की आशंका गहरा गई है। जितने भी ऐसी अवस्था अपना अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, इसमें कोई भी व्यक्ति द्वारा जो है दावा नहीं किया गया है कि वो उनके द्वारा क्यों बनाया गया है, कब बनाया गया है करके। कुछ वर्गों का कब्जा करने का भी एक अभियान है और साथ ही साथ जो है कि उत्तराखंड में जो उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, हम इसको देवभूमि मानते हैं, लेकिन उस जो हमारा जो परंपरा संस्कृति है उसको भी कहीं डिस्टर्ब करने का कुछ लोगों का एक सुनियोजित ये कार्यक्रम मुझे लगता है। सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी अवैध मजार अचानक कैसे और किसने बना दी? इन मजारों के खादिम कौन थे और अब वो कहां गए? अब इसके पीछे की सीक्रेट जांच भी शुरू हो गई है। जहां पे भी जरूरत पड़ेगी वहां पे कई ऐसी बात आ रही है कि एंटी नेशनल एक्टिविटी या ऐसे भी बात आती है तो फिर उसके पीछे हमारा पूरा का पूरा जांच पड़ताल की जाएगी। अब तक 300 से ज्यादा अवैध मजारों के अलावा 31 मंदिर जो अवैध रूप से बने थे उन्हें भी ढहा दिया गया है। मगर सबसे बड़ा सवाल अवैध मजारों पर ही है, क्योंकि उनका कोई नाम लेवा अब सामने आ नहीं रहा। देहरादून से सत्येंद्र के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें तब के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि मैं 3 महीने पहले ही राज्यपाल के पद से मुक्त हो चुका है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। इस निर्णय पर जो कानूनविद ही अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं संसदीय और विधायी परंपरा जानता हूं। उस समय मैंने जो भी निर्णय लिया सोच समझ कर लिया। यदि किसी का इस्तीफा मेरे पास आया तो मैं क्या उसे इस्तीफा देने से मना कर देता? और जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। उस निर्णय पर जो कानूनविद हैं वही अपनी राय व्यक्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं चूंकि कानून का विद्यार्थी हूँ नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूँ और विधायी परंपराएं जानता हूँ। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो
भी कदम लिए, सोच समझ के लिए। और जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। लेकिन आपके अधिकार गलत थे ऐसे बताया सर कोर्ट ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो आप लोग का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा गलत कहा उस पर व्याख्या करना, विवेचना करना, ये एनालिसिस्ट का काम है, ये मेरा काम नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की सरकार जब गिरी, उसको लेकर तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि राज्यपाल के फैसले पर उस वक्त भी बहुत सारे कमेंट हुए। कानून के जानकारों, पत्रकारों ने उसकी आलोचना की। अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो यह गंभीर मसला है, और अगर हर गवर्नर ऐसा करना लगेगा तो राज्यों में स्थिरता नहीं रह जाएगी। इसलिए बीजेपी ने महाराष्ट्र के तत्कालीन गवर्नर से छुटकारा पाया। भी इस आचरण पर गंभीर टिप्पणियां रही हैं, और यदि हर गवर्नर ऐसा ही करने लग जाएगा तो फिर राज्यों के अंदर स्थिरता रह ही नहीं पाएगी। और इसीलिए उनके आचरण को लेकर के इतने गंभीर सवाल खड़े हुए कि भाजपा के लिए भी तत्कालीन राज्यपाल को वहां रखना मुनासिब नहीं रहा। इसलिए एक इरिटेशन, एक पार्टी के खिलाफ वातावरण बनाने वाला माहौल न रह जाए, इसीलिए उन्होंने तत्कालीन गवर्नर से छुटकारा पाना चाहा। साल 2023 को मिलेट वर्ष यानी मोटे अनाज के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। 13 मई से 16 मई तक देहरादून में कृषि विभाग श्री अन्न महोत्सव का आयोजन करेगा। गुरुवार को इसी प्रोग्राम के प्रचार प्रसार के लिए स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। किसी स्कूलों के बच्चों को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मोटे अनाज के उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता जरूरी है। और 4 दिन के अंदर जो मंथन निकलेगा उसको साकार करते हुए हम, जो हमारा संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, अपने मिलेट्स के उत्पाद को दुगना करेंगे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आज करीब 2,500-3 हजार स्कूल के बच्चों की एक रैली, एक जागरूकता रैली हमने निकाली है, जिसमें उन बच्चों ने प्रतिभाग किया है। उनके हाथों में श्री अन्न की तख्तियां। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि वो अब दिल्ली की राजनीति के बजाय बचे हुए वक्त में उत्तराखंड में कांग्रेस लाने के लिए काम करेंगे। हरीश रावत के मुताबिक वो कर्नाटक चुनाव में जीत की बधाई देने दिल्ली जाएंगे और ये राजनीतिक तौर पर दिल्ली का आखिरी दौरा होगा। उन्होंने कहा कि 2017 में जब हार हुई तब वो मुख्यमंत्री थे, इसलिए उसकी भरपाई के लिए उन्हें ही मेहनत करनी होगी। हरीश रावत के मुताबिक वो किसी पद की होड़ में नहीं है और कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। दिल्ली में राजनीति करने के लिए और चीजों के लिए बहुत संसाधन चाहिए, और फिर उत्तराखंड में मेरे ऊपर कांग्रेस का एक भार है। एक बड़ा सवाल है कि 2017 में मेरे मुख्यमंत्री रहते और सब बागडोर मेरे हाथ में थी। यह अलग बात थी क्योंकि बेलगाम घोड़े भी थे साथ में, मगर बागडोर तो मेरे हाथ में थी। तब भी कांग्रेस सत्ता से हार गई, बाहर हो गई। तो एक बार कांग्रेस उत्तराखंड में सत्ता में आए, उसके लिए मैं काम करना चाहता हूं। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के पैतृक गांव सेड़ में शहीद विपिन रावत की प्रतिमा लगाई जाएगी। साथ ही गांव में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर भी बनाया जाएगा। पौड़ी जनपद के द्वारिखाल ब्लॉक में जनरल विपिन रावत का पैतृक गांव है। उनकी याद में उनके पैतृक गांव में पशुपतिनाथ का मंदिर की स्थापना की जाएगी। साथ ही उनकी प्रतिमा बनाई जाएगी। आज उनके पैतृक गांव में उनकी प्रतिमा और मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान भूमि पूजन कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत समेत ब्लॉक प्रमुख द्वारिखाल महेंद्र राणा मौजूद रहे। पशुपतिनाथ जी का जब मंदिर तैयार हो जाएगा तो हमारे 5वें धाम के 4 धाम हमारे प्रदेश में है, 5वें धाम के नाम से पशुपतिनाथ जी के नाम से जाना जाएगा और एक हमारे ब्लॉक को एक नई पहचान मिलेगी और पर्यटन की दृष्टि से सीडीएस विपिन रावत जी के नाम से हमारे द्वारिखाल को पहचाना जाए।
हरिद्वार में सैकड़ों होटल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। यहां कारोबार कर रहे ज्यादातर होटल के पास न फायर सेफ्टी की एनओसी है और कई जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं के लिए बड़ी तादाद में बड़े और छोटे होटल हैं, लेकिन यहाँ के ज्यादातर होटल मानकों को दरकिनार कर कारोबार कर रहे हैं। 12 मीटर से नीचे की जो बिल्डिंग है उसको अग्निशमन विभाग की एनओसी नहीं चाहिए, लेकिन आज भी पर्यटन विभाग की वेबसाइट जिस पर ये रजिस्ट्रेशन होता है वो आज भी अग्निशमन विभाग की एनओसी के बिना रजिस्ट्रेशन को मान्य नहीं कर रही है। फायर की एनओसी के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं, एनजीटी के लिए बहुत सारी कंडीशन है, तो उस चीज को मतलब हम मद्देनजर रखते हुए थोड़ा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि उस पैरामीटर्स को थोड़ा रिलैक्सेशन दें ताकि हम सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। इनमें से कई होटल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, जिससे न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा को खतरा है बल्कि सरकार को भी करोड़ों के राजस्व का नुकसान होता है। होटल कारोबारी सरकारी नियमों में ढील देने की मांग कर रहे हैं। और कई बार होटल एसोसिएशन ने, होटलरिया ने, हमारे सचिव साहब के स्तर से ये भी वार्ता हुई है कि भाई इनका अगर वन टाइम सेटलमेंट करके इनकी कोई व्यवस्था की जाए तो हमारे लगभग सभी होटल का पंजीकरण किया जा सकता है। जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि शासन और होटल कारोबारियों के बीच वन टाइम सेटलमेंट को लेकर चर्चा हुई है। भविष्य में ओटीएस के तहत होटलों को रजिस्टर कराया जा सकता है। पर्यटन विभाग के मुताबिक हरिद्वार में सिर्फ 133 होटल मानकों के मुताबिक चल रहे हैं, जबकि सरायक के तहत रजिस्टर्ड 380 होटल फायर एनओसी और नक्शा पास न होने की वजह से अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाए हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो ओटी शुरू करने पर सिर्फ तारीख ही दी जा रही है। अल्ट्रासाउंड नहीं होने से मरीजों को दूसरे अस्पताल जाना पड़ता है, तो छोटे ऑपरेशन के लिए भी लोग मैदानों की ओर ही रुख कर रहे हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि पूरे राज्य की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, जबकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जल्द ही व्यवस्थाएं पटरी पर आ जाएंगी। लंबे समय से वहाँ पर ओटी को सुचारू रूप से शुरुआत की मांग हो रही है, वो नहीं हो पा रहा है। और ये अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की नहीं, पूरे राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं। ओटी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, इसी महीने हम स्टार्ट कर लेंगे। एक्चुअली में उसमें जो एक हिप्पा फिल्टर है तो उसकी टक की पोजीशन को चेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आईआईटी रुड़की में गुरुवार को नेशनल टेक्नोलॉजी डे का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर पैनल डिस्कशन भी हुआ, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हमारे क्या सपने हैं और क्या संकल्प हैं, इसको लेकर चर्चा हुई है। साथ ही आईआईटी रुड़की ने राष्ट्र निर्माण में टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान दिया है। क्या सपने हैं टेक्नोलॉजिकल इलाके के अंदर में और क्या संकल्प हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल से बात की। और सच कहूं तो जो आईआईटी रुड़की है, इनका जो हिस्टोरिकल लेगेसी है, जिस प्रकार से इन्होंने राष्ट्र के निर्माण के अंदर में टेक्नोलॉजी की मदद की है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन और रूस की जंग की आंच अब बागेश्वर तक पहुंचने लगी है। बागेश्वर के एकमात्र खड़िया उद्योग पर ग्रहण लगने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खड़िया और उसके पाउडर की मांग लगातार कम होती जा रही है। बागेश्वर जिले में प्रकृति ने खड़िया के रूप में खनिज संपदा का अकूत भंडार दिया है। यहाँ से हर साल लाखों टन खड़िया विदेशी बाजार में भी जाती है। बीते 14 महीनों से रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खड़िया की मांग कम हुई है, जिससे हल्द्वानी, गाजियाबाद जैसी मंडियों में इसकी अच्छी कीमत नहीं मिल रही है और लगातार खड़िया का कच्चा माल डंप होता जा रहा है, जिससे खनन कारोबारी काफी परेशान है। हाँ, अभी बागेश्वर में जो खनन का चल रहा है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है, क्योंकि उसकी मार्केट डाउन हो गई है। मेन कारण इसका रहा है ये यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध से इसका फ़र्क पड़ रहा है। जो हमारा 1 लाख मैट्रिक टन, 1 लाख सवा लाख मैट्रिक टन रशियन कंट्री में जाता था, वो नहीं जा पा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर अभी थोड़ा सा खड़िया खनन की 100% पे क्राइसिस।
खड़िया सीजन में ट्रकों का किराया कम होने के कारण यहाँ लोगों को सामान थोड़ा सस्ता और आसानी से मिल जाता था, लेकिन कई खड़िया माइंस के बंद होने का असर अब स्थानीय लोगों की जेब पर भी पड़ने लगा है। जिले की 136 माइंस में से सिर्फ 58 पर खनन काम चल रहा है, उसमें भी खनन काफी कम हो रहा है। प्रोडक्शन हो रहा है, ये बहुत ज्यादा बाहर डिमांड न होने के कारण इनका जो मटेरियल है हल्द्वानी में डंप हो रहा है, तो कहीं न कहीं लोग थोड़े से परेशान हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का यहाँ के एकमात्र उद्योग में काफी गंभीर असर पड़ा है। अब तो यहाँ के लोग भी जल्द ही युद्ध खत्म होने की दुआ कर रहे हैं, जिससे उनका उद्योग एक बार फिर से पटरी पर आ सके। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।